एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूनो जब स्टोरेज रूम में अपने सामने युनबुक को देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब युनबुक सिरन से मिलने गया था तब उसने बेगम को कहीं जाते हुए देखा था। फिर जब उसका पीछा किया तो देखा कि वहाँ पर एक कार थी और उसमें से किसी ने उसे पैसे से भरा बैग दिया। अब युनबुक को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने दादाजी और बाकी सबको इस बारे में बताया। इसलिए वो समझ गए थे कि कोई बाहर का आदमी जो उसकी हेल्प कर रहा है और अब इसे फंसाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। तब युनबुक कैमिली को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि गाँव का कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था और वो बाहर की थी तो बेगम को उस पर शक भी नहीं होगा। तो वो भी मान जाती है, लेकिन उन्हें पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी क्योंकि बेगम उनके जाल में इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। तब युनबुक दादाजी से कहता है कि आपको सच में गांव के हेड की पोजीशन से पीछे हटना होगा। पहले वो चौंक जाते हैं, लेकिन वो भी समझते थे कि बस यही रास्ता है इस गाँव को बचाने का। तब सुकिन कैमली को एक फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देता है और इसे लेकर ही वो बेगम के पास गई थी। उसे तो कॉन्ट्रैक्ट पर शक भी नहीं हुआ क्योंकि उसमें उसे 10% का फायदा मिल रहा था और वो तो यही सोचता था कि कैमली अपने फायदे के लिए ही सुकिन के साथ काम कर रही है, उसे भी बस पैसे से मतलब है। फिर कैमली होंगडो को भी एक्टिंग करने की प्रैक्टिस करवाती है कि अगले दिन तुम्हें बेगम के सामने ये दिखाना है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो कि मैंने सुकिन को धोखा देकर उसके साथ हाथ मिला लिया। और ऐसा ही होता है। अगले दिन होंगडो भागते हुए कैमली के पास आती है और कहती है कि कैमली मैडम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मिस्टर सुकिन को धोखा कैसे दे सकते हो। फिर बाद में कैमली उसे आंख भी मारती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। और फिर वो सुकिन और बाकी सब लोगों को ये भी बताती है कि बेगम से बात करते हुए उसने ये कहा था कि इस फैमिली के सर्वेंट ने उसकी हेल्प की है और उसने ये साफ साफ कहा था। इससे तो उनका शक एकदम यकीन में बदल गया था कि इन सबके पीछे जरूर जूनो ही है। जबकि जूनो अभी फोनी के घर में रह रहा था। तब फोनी से कॉल करके उस गांव के स्टोरेज की किचन के बारे में बताता है और वो उसे वहां पर एक लॉकर में मिल जाती है। फोनी से कहता है कि तुम्हें गांव के स्टोरेज में एक वुडन बॉक्स ढूंढना है और उसके अंदर से जेट बॉक्स लाकर मुझे देना है। फिर धमकी भी देता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना है। मेरा काम करोगे तो तुम सुकिन की फैमिली को बर्बाद कर सकते हो, फिर तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हो। अब रात में सोचने के बाद जूनो डिसाइड करता है कि वो फोनी का काम करेगा और वहाँ युनबुक सोच रहा था कि जूनो ये सब क्यों कर रहा है। तो होंगडो उसके पास आती है, कहती है कि ये टाइम तुम्हारे लिए टफ है ना। तो वो कहता है नहीं, मुझे तो बस आपकी चिंता है। वो कहती है कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी नजर नीचे के रूम में पड़ती है। वो बताता है कि ये हमारी फैमिली का स्टोरेज रूम है जहाँ हमारे पुराने सारे कीमती एसेट्स रखे हुए हैं। लेकिन होंगडो को लग रहा था कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। तब उसे याद आता है कि जब वो जूनो के सीक्रेट रूम में गई थी तब वहाँ उसने इसका एक ब्लूप्रिंट देखा था। इससे युनबुक ये तो समझ गया था कि जूनो स्टोरेज रूम को लेकर कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। तभी यूना आती है और बताती है कि उसे खबर मिली है कि फोनी कुछ बड़ा करने वाला है। फिर रात में युनबुक सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि जूनो हमेशा से स्टोरेज रूम में घुसना चाहता था और उसकी सबसे बड़ी रुकावट दादाजी थे, तो उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो जरूर बेगम की हेल्प लेगा और उसे अपने साइड कर लेगा, तब वो स्टोरेज रूम में आसानी से पहुंच सकता है। ये सब समझ जाने के बाद युनबुक ने जूनो को यहाँ तक लाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। उसने पहले बेगम को फंसाया और उसके जरिए जूनो को यहाँ तक बुलाया। युनबुक को तो लगा था कि जूनो ही फोनी है, तो वो उससे कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो और खुद को सरेंडर कर दो, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया, हमारे कल्चरल असेट्स को बेचकर पैसा कमाने के लिए। तो वो हंसते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छी प्लानिंग की थी, मुझे पता नहीं चला, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने पैसे कमाने के लिए किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गाँव का ट्रेडिशन, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा नाम, ये सब तुम्हें गिफ्ट में मिला है, ये सब तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन मेरा क्या, मेरी किस्मत में था नौकर बनना, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। एक नौकर बनकर मैंने किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। जूनो को इस बात की नफरत थी कि वो एक नौकर ही क्यों बना और हमेशा उसकी वजह से उसकी माँ को परेशानी उठानी पड़ती थी। ये सब उसके मन में नफरत बन गई और वो सुकिन की फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। उनके लिए सबसे कीमती उनका ट्रेडिशन, उनका स्टोरेज रूम था, इसीलिए वो इस पर ही अटैक करना चाहता था। युनबुक बस उसकी बातें सुने जा रहा था। उसे एहसास नहीं था कि जूनो के मन में उसकी फैमिली के लिए इतनी नफरत थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। उसे देखकर जूनो कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे मत रिएक्ट करो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो कि मुझे किस तरह से महसूस होता था। तब युनबुक कहता है कि तुम्हारा कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने क्राइम किया है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने खुद को ही बर्बाद किया, इसलिए खुद को बर्बाद होने से रोक दो। और ये कहकर चला जाता है। युनबुक बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो अंदर जाती है और जूनो को अरेस्ट कर लेती है। वो तो एकदम से चौंक जाता है कि ये क्या है, क्योंकि उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि ये वो एक पुलिस ऑफिसर निकलेगी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला गया। दूसरी तरफ गांव का हेड होने के नाते बेगम फैशन शो के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तब उन रिपोर्टर्स के बीच में होंगडो अपना फेस छुपाए खड़ी थी। वो सवाल करती है कि क्या ये सच है कि आपने विलेज स्टोरेज को लूटने में पूरी की हेल्प की। वो कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रही हो। इतने में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें कल्चरल असेट्स की चोरी को लेकर आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है और वो पुलिस ऑफिसर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। ये देखने के बाद गाँव वाले भी चौंक जाते हैं और रिपोर्टर्स भी उनकी फोटो लेने लगते हैं। और वहाँ जूनो को जब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तो हमें दिखाया जाता है कि बचपन में जब युवक और जूनो साथ में थे तो बारिश में भीगने की वजह से युवक की तबीयत खराब हो रही थी। तब उसे चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे अभी जूनो के साथ थोड़ा और टाइम रुकना था। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो जूनो उसे अपने बैग पर बिठाकर भागता हुआ गाँव की तरफ ले जाता है।
लेकिन इसमें भी उसे ही मार पड़ी थी, जबकि गलती उसकी नहीं थी। जुनो युनबुक से कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली में सिर्फ तुम अकेली ऐसी थी जिसकी मुझे फिक्र रहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा होता तो मैं तुमसे इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनता। युनबुक को तो खुद ही उसके लिए बुरा लग रहा था, वो कर भी क्या सकती थी। पुलिस स्टेशन आकर भी वो जुनो के बारे में सोच रही थी, तो अपनी रेस्टोरेंट वाली नेम प्लेट देखकर याद करती कि जब वो बीमार थी तो जुनो उसके लिए सूप लेकर आया था, वो हमेशा उसकी केयर करता था। ये सब सोच सोच कर वो रोने लग जाती है। अब अगले दिन गांव में दिखाया जाता है कि देगम के जाने के बाद सुकिन वापस अपने विलेज हेड की पोजीशन पर आ गया था। इसके लिए वो कैमली और होंगडो को थैंक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो पाया। अब उन दोनों को इस शो के प्रिपरेशन के लिए वापस सोल जाना था। तब होंगडो युनबुक से पूछती है कि तुम नहीं चल रहे हो। सुकिन पूरी तरह से तक ठीक नहीं हुआ था, तो वो कहता है कि मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा, पर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, और फिर जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उन्हें चक्कर आने लगते हैं, तो कैमली उन्हें संभालती है। इससे कैमली को ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम फैशन शो की प्रिपरेशन यहीं पर करें, क्योंकि ऐसे में उन्हें यहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो काम करने में उन्हें भी मज़ा आएगा। यह आइडिया सबको पसंद आता है और सुकिन भी इसके लिए मान जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नानी माँ सुकिन के पास आती है, उनसे माफ़ी मांगती है कि मेरे बेटे ने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहते हैं कि तुम माफ़ी मत मांगो, उस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी थी, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। शायद मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया, उसे देख नहीं पाया कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब वो कहती है कि जब मेरे और मेरे बेटे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो आपने हमारी हेल्प की, लेकिन आपने हमें खिलाया और हमने आपको ही काट दिया। ये सब मेरी गलती है, इसलिए मैं ये गांव छोड़कर जाना चाहती हूँ और यही मेरी सजा होगी। तभी युनबुक भी बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेता है। नानी माँ तो पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका बेटा ऐसा काम कर सकता है, अपने ही मालिक को धोखा दे सकता है। फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है, तो युनबुक उनके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि जुनो के साथ मैंने ये सब किया, उसे जेल भिजवा दिया। वो कहते हैं कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने बस अपना फर्ज निभाया है, लेकिन शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि जिसने उसे पाला, मेरे बेटे ने उसे धोखा दे दिया। वो कहता है कि आप मेरी माँ की तरह है। गांव छोड़ने के बाद मेरी माँ बहुत मुश्किल टाइम से गुजरी, तो मैं आपके साथ भी वैसा होता हुआ नहीं देख सकता। आपने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरफ प्यार दिया, तो अगर आप चली गई मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए कम से कम जुनो के आने तक तो आप रुक जाइए। ये सुनकर तो वो रोने लगती है। उन्हें रोता हुआ देखकर युनबुक उन्हें हक कर लेता है और फिर यहाँ से जाते हुए वो चिलबुक को नानी माँ का ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम जुनो को लॉकअप में देखते हैं। तब वहाँ युनबुक उससे मिलने जाता है, उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ की तरफ से आया हूँ। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला था तो उन्हें पहले सदमा लगा, लेकिन अब वो ठीक है। पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारे जाने के बाद मैं उनका ध्यान अच्छे से रखूंगा। पर मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ कि क्या तुम 17 साल पहले मेरे डैड की मौत में किसी तरह से जुड़े हुए थे, क्योंकि जो किचन तुम्हारे पास से मिली वो मेरे डैड की मौत तक उनके पास ही थी और अचानक से उसके बाद कहीं गायब हो गई। ये जानने के बाद तो जुनो खुद ही चौंक जाता है, पर उसे कुछ नहीं बोलता। कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर चला जाता है। अब अगले दिन कैमली का सारा सामान गांव पहुंच गया था। फ्रैंकी और दोनों असिस्टेंट भी आ गई थी। कैमली युनबुक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फैशन शो के मॉडल बनो, क्योंकि इस गांव में पहली बार कोई फैशन शो हो रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबको इस गांव का रियल फेस दिखाई दे, और मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा परफेक्ट कोई इसके लिए हो सकता है। सुकिन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो युनबुक भी मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाद में कैमली अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करती है, सब लोगों को इस बारे में बताती है और सब इससे काफी खुश होते हैं। तब कैमली सबको गाँव में जाकर शो के स्टेज के लिए लोकेशन और यहाँ के कल्चर, उनके फैशन को ऑब्जर्व करने को बोलती है। इसके बाद ही चारों गांव के टूर पर निकल जाते हैं। तब होंगडो अपने दोनों असिस्टेंट को ऊपर पहाड़ी की तरफ जाकर लोकेशन देखने को बोलती है और खुद नीचे जाने का कहती है, लेकिन उनमें से कहने लगती है कि मुझे कार्डियो एलर्जी है। होंगडो तो चौंक जाती है कि मैंने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं। तो वो कहती है कि मुझे ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पहाड़ में नहीं जा सकती, और नीचे की तरफ चली जाती है। होंगडो को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहती है कि एक तो ये काम नहीं करती, ऊपर से मेरी बात भी नहीं सुनती, मुझे तो लगता है कि मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। लेकिन उसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा था कि उन्होंने युनबुक के सामने भी उसकी बात नहीं मानी। तब उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मुझे इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं हमेशा से आपके साथ इस रास्ते पर चलना चाहता था। और फिर आगे जाकर वो पहाड़ और नदी के बीच एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंचते हैं। युनबुक बताता है कि जब मैं छोटा था तो डैड और मैं यहाँ पर बोटिंग करते थे, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो मैं आपके साथ भी कुछ अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ। और फिर दोनों बोटिंग करने निकल जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इधर गाँव में सुकिन ये सोच रहा था कि जब से कैमली ने अपना काम यहाँ शिफ्ट किया है, तब से इस गाँव का हेड होने के नाते मैं उससे मिलने भी नहीं गया, तो मुझे जाना चाहिए। अब खाली हाथ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए प्लान लेकर जाता है। उधर कैमली ने अपने फेस ट्रीटमेंट के लिए एक मशीन खरीदी थी, इससे तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। जब फ्रैंकी से देखता है तो कहता है कि मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। उसे ट्राई करने के बाद वो कैमली का फेस देखता है कि तुम्हारा फेस तो बहुत सॉफ्ट हो गया है, और वो भी उसका फेस देखने लगती है। इतने में अचानक से सुकिन वहाँ पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ में इस तरह बैठा हुआ देखकर गलत समझ लेता है। फिर प्लांट को नीचे रखकर कहता है कि अब तुम इसे रखो या फेंको, कुछ भी करो, और तुम लोग बहुत बिजी लग रहे हो तो मुझे जाना चाहिए, और फटाफट से निकल जाता है। उन्हें तो समझ नहीं आता कि अब इसे क्या हो गया। फिर शाम को अपना काम खत्म करने के बाद जब होंगडो अपने असिस्टेंट से मिलती है तो उनसे पूछती है कि तुमने अपना काम खत्म कर दिया, तो वो कहते हैं कि हाँ। वो कहती है कि ठीक है, फिर मुझे फोटो दिखाओ जो तुमने खींची है।
फिर जब वो कैमरे में फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने एक फोटो के अलावा कोई और फोटो खींची ही नहीं, और वो सिर्फ एक ही जगह गए थे क्योंकि होंगडो ने उन्हें वहाँ जाने को बोला था, लेकिन उसके अलावा कहीं और गए ही नहीं। ये देखकर तो होंगडो को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो उन्हें कुछ कहे उससे पहले ही युनबुक कह देता है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। तब वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब बातों बातों में उन लड़कियों को पता चलता है कि युनबुक उनकी उम्र का है, लेकिन जब ये पता चलता है कि होंगडो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, कहाँ वो तो युनबुक को इम्प्रेस करने के चक्कर में थे और खुद ही सरप्राइज हो गए। इस बीच जब चिलबुक नानी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले जा रहा था तब वो होंगडो को युनबुक के साथ देख लेता है और जल्दी से छुप जाता है। अपनी बेटी को इस तरह सामने देखकर वो रोने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत मिस कर रहा था। फिर वो होंगडो के लिए भी खाना ले जाता है और उसके आने से पहले जल्दी से उसके रूम के बाहर रखकर निकलने लगता है, लेकिन इतने में होंगडो और युनबुक आ जाते हैं। युनबुक कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और अपना फेस छुपा देता है। युनबुक को उस पर शक होता है तो वो उसे जोर से लात मारकर नीचे गिरा देता है, पर फिर देखता है कि ये तो चिलबुक था। ऐसे में होंगडो से देखकर एकदम से कहती है कि डैड। ये सुनकर तो युनबुक भी चौंक जाता है कि क्या ये तुम्हारे डैड हैं। तब बाद में युनबुक उनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप मास्टर के डैड हैं। होंगडो गुस्से में कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। युनबुक कहता है कि आप इस तरह से अपने डैड से किस तरह बात कर रही हो। तो चिलबुक कहता है कि इसमें इसकी गलती नहीं है। होंगडो उन पर भड़क जाती है कि फिर गलती किसकी निकालूं। आपको नहीं पता कि आपके जाने के बाद मेरे और भाई के लिए सब कुछ कितना मुश्किल था, हमने किस तरह से अपनी जिंदगी काटी है। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसलिए आगे से मेरे सामने मत आना। और फिर उनसे मुंह फेर लेती है। तब चिलबुक उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। युनबुक भी उसके पीछे बाहर आता है और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बताता है कि होंगडो की माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपना होश खो दिया था, मैं जीना नहीं चाहता था। मैंने सुसाइड करने का भी बहुत ट्राई किया, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वो भी नहीं कर पाया। फिर मैंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरे साथ स्कैम हुआ है कि वो रेस्टोरेंट पहले से ही किसी और का था। इसके लिए उसे अपना घर तक बेचना पड़ा था। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि अपने बच्चे को फेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सुसाइड करने का सोचा और एक गाड़ी के आगे कूद गया, लेकिन वो बच गया। तब उस गाड़ी वाले ने उसे अपना काट दिया था। फिर उसने सोचा कि अपना सारा खर्च चुका कर वो अपने बच्चों के पास वापस चला जाएगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तब वो कहता है कि मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, वो मुझे देखना तक नहीं चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का ध्यान रखें। युनबुक भी कहता है कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद युनबुक होंगडो के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप ठीक तो है ना। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि होंगडो ने उस टाइम अपने डैड को नींद की गोलियां लेते हुए देख लिया था और फिर एक दिन अचानक से वो उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब वो इस बारे में और नहीं सोचना चाहती थी। इसलिए युनबुक से कहती है कि मैं ठीक हूँ तो तुम चिंता मत करो, बस जाकर रेस्ट करो। लेकिन वो ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। तब युनबुक उसे हाँ कर लेता है। फिर हम सुकिन को देखते हैं, वो अभी भी फ्रैंकी और कैमली के बारे में ही सोच रहा था और परेशान हो रहा था कि उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। तभी कैमली उससे मिलने आती है और उसे बहुत सारे विटामिन और सप्लीमेंट्स देती है। कहती है कि ये सब मैंने गलती से एक्स्ट्रा खरीद दिए थे तो सोचा तुम्हें दे दूं, और फिर गुड नाइट करके वहाँ से चली जाती है। वो तो ये देखकर खुश हो रहा था कि कैमली उसके लिए इतना कुछ लेकर आई है। अब अगले दिन होंगडो कैमली को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसने गाँव में घूम कर ली थी। तब कैमली उनमें से एक जगह को सिलेक्ट करके कहती है कि ये जगह स्टेज के लिए अच्छी लग रही है, तुमने काफी अच्छा काम किया है, तो अब इसकी फोटोज स्टेज मैनेजर को भेज दो। फिर होंगडो उन्हें कॉल करती है और फ्रेंच में बात करती है। इससे तो फ्रैंकी बहुत इंप्रेस होता है और कहने लगता है कि तुम तो बहुत अच्छी फ्रेंच बोल रही हो, तुम तो पेरिस आराम से जा सकती हो। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे वहाँ जाने में अभी बहुत टाइम है। उस टाइम युनबुक उनकी बातें सुन रहा था। तब कैमली से देखने लगती है और पूछती है कि क्या तुमने मॉडलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो कहता है अभी नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हें आज से अपनी प्रैक्टिस करनी होगी और होंगडो तुम इसकी हेल्प करोगी। वो भी कहती है कि ठीक है। कैमली ने जानबूझकर उन दोनों को साथ में रखा था ताकि उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। और वहाँ पुलिस स्टेशन में जूनो उस किचन के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में युनबुक ने उसे बताया था। तो वो खुद से कहता है कि क्या उसने युनबुक के डैड को मारा। इतने में पुलिस ऑफिसर उसे लेने आता है क्योंकि उसे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। फिर जब उसे वो ले जाने लगते हैं तो वो कहता है कि मुझे एक कॉल करनी है, बस एक, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। तभी जूनो सामने से एक आदमी को आता हुआ देखता है जिसके पास एक पार्सल था और उसके नीचे चाकू भी था। ये देखकर वो डर जाता है। उसी टाइम हम फोनी को भी देखते हैं, उसके हाथ में वो जला निशान भी था। एपिसोड के एंडिंग में दिखाया जाता है कि जब सुकिन फ्रैंकी के साथ खाना खा रहा था तो उससे पूछता है कि तुम कैमली को कब से जानते हो। वो कहता है कि शायद 40 साल हो गए हैं। सुकिन कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में उससे कभी नहीं सुना। तो वो कहता है कि ऐसी बात है क्या, लेकिन मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है। वो कहता है कि तुम लोग काफी क्लोज लगते हो। इस पर फ्रैंकी कहता है कि हाँ, लोग तो ये भी कहते हैं कि हम लोग एक मैरिड कपल के जैसे लगते हैं, और हंसने लगता है। ये सुनकर पहले तो सुकिन चुप हो जाता है, फिर हंसते हुए कैमली की लाई हुई सप्लीमेंट्स दिखाने लगता है। तो फ्रैंकी उसके पास ये सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये सब कैमली ने उसके लिए खरीदे थे। और फिर बाद में वो कैमली के पास जाकर इस बात के लिए उस पर नाराज भी होता है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।